नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीवाईक्यू श्रृंखला के अगले क्रम में आज दिसंबर 2007 के प्रश्न पत्र को कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं वैचारिक पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए लेखकों में से द लाज का लेखक कौन है? एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन बी प्लेटो और डाइसी। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है? हम सभी जानते हैं ये द लाज की रचना जो है वो प्लेटो ने की है और प्लेटो का ये अंतिम ग्रंथ था। उसने अपने जीवन के संध्या काल में लिखा और जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष के बाद 347 ईसा पूर्व में हुआ। इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोग समझें तो द लाज लेखक प्लेटो द्वारा लिखित जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी गई है। यह विधि से रिलेटेड एक कृति है। लिखने का उद्देश्य क्या था? एक व्यावहारिक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना था, जहां किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ की सर्वोच्चता हो। यह बताया कि सुव्यवस्थित और नैतिक समाज की स्थापना केवल न्यायपूर्ण कानूनों के माध्यम से ही संभव है। यह उनकी अंतिम तथा सबसे विस्तृत रचना मानी जाती है। यह द रिपब्लिक की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, इसलिए राजनीतिक विचारों के अध्ययन में इसका अपना एक विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किस नाम से जुड़ी हुई है? आंसर ग्राम्शी होगा। ग्राम्शी ने राज्य को राजनीतिक समाज और नागरिक समाज के रूप में समझाया है और ये बताया है कि राज्य केवल दमन से नहीं बल्कि हेजेमनी यानी कि सहमति के माध्यम से भी शासन करता है। उनके विचारों में राज्य की कुछ हद तक स्वायत्त भूमिका का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए लेखक में किसने सुखवादी दर्शन ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? बेंथम, मिल, जेम्स मिल ये इनके फादर थे और स्पेंसर बहुत बड़े व्यक्तिवादी हैं। बेंथम इसका ऑप्शन है सुखवादी, जो सुख और दुख का कॉन्सेप्ट देते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यह कॉन्सेप्ट जो है वो बेंथम से रिलेटेड है। तो इन्होंने मानवतावादी मूल्य का परिचय कराया। बेंथम से पहले सुखवाद का जोर मुख्यतः व्यक्ति के अपने सुख पर था, लेकिन बेंथम ने यह कहा कि सही कार्य वो है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। इसलिए उनके सुखवाद में मानवतावादी मूल्य जुड़े, क्योंकि उन्होंने केवल अपने नहीं बल्कि सभी मनुष्यों के सुख और कल्याण को महत्व दिया। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो बेंथम महोदय है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिया गया है, अरविंद के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। ये बात बिल्कुल सही है। इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय एक्सचेंज करती है। अब ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि रीज़न जो है वो यह सिद्ध नहीं करता है कि इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। यानी कि श्री अरविंदो का मानना था कि मानव इतिहास का वास्तविक विकास आध्यात्मिक चेतना के क्रमिक उत्कर्ष से ही होता है। रीजन में दिया गया है कि इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है तथा परस्पर अंतर विनिमय करती है, यानी कि इतिहास में विभिन्न संस्कृतियां और सभ्यताओं का आदान प्रदान होता है। इसलिए रीजन सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अरविंदो ने इतिहास के मूल प्रेरक तत्व के रूप में आध्यात्मिक चेतना को माना है, जबकि कारण में केवल संस्कृतियों और सभ्यताओं के पारस्परिक आदान प्रदान की बात कही है। संस्कृति और सभ्यता का विनिमय इतिहास की एक प्रक्रिया है, परंतु यही ये सिद्ध नहीं करता है कि इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। इसलिए कारण सत्य होते हुए भी अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, ये 4 प्रकार के जो हैं ये सेनाएं हैं, इनको आप याद कर लीजिए। रीजन क्या दिया है? इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का क्रम लिखना है। लेवियाथन 1651 में लिखी गई, जो कि हॉब्स के द्वारा। इसके बाद मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है 1963 में। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई। द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, ये किताब 1962 में जेम्स एम बुचानन के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम क्या है? जनरल विल कॉन्सेप्ट, अथॉरिटी एज फेडरल, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज। ये कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके से किस क्रम में आए हैं उत्पत्ति के हिसाब से? तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, लेकिन कैसे? इसको याद करने का तरीका क्या है? जन सत्य, ग्राम अथॉरिटी। जनरल विल कॉन्सेप्ट रूसो, जो कि 1762 में आता है, यानी कि सबसे पहले जो है वो रूसो का कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद सत्याग्रह जो है वो 1906 में होता है। इसके बाद ग्राम स्वराज गांधी जी 1930 से 40 के बीच में, और अथॉरिटी एंड फेडरल जो कि 1950 और 60 के बीच में। तो ये क्रम है, जन सत्य, ग्राम अथॉरिटी। ये याद करने का तरीका है। ये कई बार कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जा चुका है। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम पहचानिए।
पॉलिटिकल मैन 1960 में लिखी गई है। इसके बाद 1956 द पावर एलीट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट 1932 में किताब लिखी गई, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में लिखी गई। तो इस ईयर के हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैचिंग का। प्लेटो जो कि फिलोसोफर किंग से दार्शनिक राजा से रिलेटेड है। मैकियावेली प्राइवेट एंड पब्लिक मोरलिटी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है मैकियावेली। और हीगल जो है वो टाइम स्पिरिट की बात करता है। और अरविंद सावित्री इनकी किताब है, जो कि अरविंद का संबंध जो है वो सावित्री से है। इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। मैकियावेली ने दोहरी नैतिकता की बात कही है, प्राइवेट और पब्लिक मोरलिटी। इसको समझ लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक और राजनीतिक नैतिकता का विचार इसलिए दिया क्योंकि उनका मानना था एक अच्छे व्यक्ति के नियम और एक अच्छे शासक के नियम हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। यानी कि प्राइवेट मोरलिटी जो निजी नैतिकता है वो एक सामान्य व्यक्ति को सत्य बोलना, ईमानदार रहना, दयालु होना और वचन निभाना चाहिए। लेकिन पब्लिक मोरलिटी जो कि सार्वजनिक, जो कि राजनीतिक नैतिकता है, ये एक शासक को यदि छल या युद्ध नीति अपनाना पड़े तो वह उचित हो सकता है। जैसे आतंकवादी हमले को रोकने के लिए सरकार पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती है तो वह व्यक्तिगत नैतिकता की दृष्टि से गलत लग सकता है, लेकिन राज्य हित की दृष्टि से उचित माना जा सकता है। इस प्रकार मैकियावेली ने प्राइवेट एंड पब्लिक मोरलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अगला प्रश्न है मैचिंग का। इसकी व्याख्या को हम आपके सामने रखते हैं और उसको समझाते हैं। पहला, गेट कीपर्स, ये डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। इसके बाद संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, ये जेएस मिल से जुड़ा हुआ है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। एनकोडिंग और डिकोडिंग ये कार्ल डाइस से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन है कि गेट कीपर्स क्या हैं और डेविड ईस्टन से किस तरीके से संबंध है। गेट कीपर वो व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो तय करती हैं कि जनता की कौन सी मांगे राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचेंगी या कौन सी नहीं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, मीडिया, राजनीतिक दल और हित समूह और नेता ये जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें गेटकीपर कहा जाता है। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। यहाँ पर मिल का ये कहना था कि मानसिक और बौद्धिक सुख केवल शारीरिक सुख से श्रेष्ठ होते हैं और सरल श्रेष्ठ होते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को केवल खाना पीना आराम ही मिले लेकिन ज्ञान ना हो तो वो जीवन उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना ज्ञान और विचार और विवेक वाले का जीवन। यहाँ पर सुअर एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इनने सुअर का उदाहरण उस जीवन के लिए दिया है जो केवल खाने पीने और शारीरिक सुख तक सीमित हो। सुकरात का मतलब है सुकरात यानी कि सोक्रेटिस, जो ज्ञान और विवेक और उच्च विचारों का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मिल कहना चाहते हैं कि केवल पेट भरकर और आराम से जीने वाला जीवन ज्ञान और विचारों वाले जीवन से कम श्रेष्ठ है। इसलिए यदि एक ज्ञानी व्यक्ति को कठिनाइयाँ भी हों तब भी उसका जीवन केवल शारीरिक सुख वाले जीवन से बेहतर होता है। इसलिए मिल का ये कमेंट संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। अगला है संपूर्ण क्रांति, जो कि टोटल रिवोल्यूशन की बात किए थे, जयप्रकाश नारायण। इसके बाद एनकोडिंग डिकोडिंग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कार्ल डाइस से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन ठीक है। पहला, तुलनात्मक राजनीति शास्त्र की उप विधा शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृतियां आ गई थीं। ऑप्शन बी, तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई क्योंकि अमेरिकी विद्वानों ने पिछली सदी में राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर डाला। ऑप्शन सी, तुलनात्मक राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुआ। यही इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं में संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग अलग सदस्यता की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है, पश्चिमी मंत्रित्व रूपी सरकार मंत्रिमंडल की अनौपचारिक स्थिति पर जोर देता है। ऑप्शन सी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोच्चतम रूप से नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह कार्य करने का भी उत्तरदायित्व है। क्योंकि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि संसदीय परंपरा की एक विशेषता होती है और हमने संसदीय परंपरा ब्रिटेन से लिया गया है, तो इस ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए विधायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब वाक्य सही है। राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का परिवीक्षण आवश्यक नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गैर राजनीतिक अनुभव आवश्यक राजनीतिक समाजीकरण में कोई योगदान नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण में गैर राजनीतिक भी योगदान करते हैं।
ऑप्शन सी, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिवृत्ति स्थापना तथा उसका विकास है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन है इसको ऐसे आप समझिए BAV, यानी कि जिसमें बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर इसका अध्ययन किया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति लोगों की क्या सोच है, क्या विश्वास है, क्या अभिवृत्ति है, क्या मूल्य हैं, वो किस नज़रिए से देखता है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। इसी को वो राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में समझाया जा रहा है। तो इस ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं जो एकल समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक प्रकार की संस्कृति हो, एक प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती हो, यानी कि डाइवर्सिटी हर जगह है। तो ऐसा आज के समय कोई समाज नहीं जहाँ पर एकल और समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीजन, सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। हमारे यहाँ का सांस्कृतिक जो परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है वो अमेरिका में नहीं हुआ है, फ्रांस में नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेन भी कर रहा है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके निर्माणक तत्वों के व्यवहार गत्यात्मकता का साथ साथ अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति के आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन करके हम राजनीतिक संस्थाओं के वस्तुपरक अध्ययन की ओर अपने चरण बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन है, राज्य और राज्य प्रणालियां आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत स्थायी अभिलक्षण हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, राज्य प्रणाली और आधुनिक ऐतिहासिक रूप में घनिष्ठतापूर्ण संबंध नहीं है। इसकी व्याख्या को समझते हैं। राज्य और राज्य प्रणालियां आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत एवं स्थायी अभिलक्षण हैं। राज्य प्रणाली और आधुनिकता इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला प्रश्न है, असर्शन दिया है अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। रीजन दिया गया है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी गई है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का शासन में प्रवेश होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपागम दिए गए हैं, इनको क्रम से लिखना है। सबसे पहले दार्शनिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, व्यवस्था उपागम। अब सबसे पहले इसका एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखिए, व्यवस्था उपागम दार्शनिक के बाद ही होगा और सबसे लेटेस्ट में होगा, तो सबसे लास्ट में होगा व्यवस्था उपागम। ठीक है, और सबसे पहले दार्शनिक उपागम होगा, यानी कि फर्स्ट और सबसे लास्ट में फोर्थ। अब देखिए किस में है, फर्स्ट और फोर्थ इसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले दार्शनिक उपागम आता है, इसके बाद मार्क्सवादी उपागम आता है, इसके बाद व्यवहारवादी, इसके बाद व्यवस्था उपागम। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में किसका मिलान ठीक नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक क्षय, पॉलिटिकल डिके, ये कॉन्सेप्ट दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डिके। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑर्गेन्स्की के बारे में हम लोगों ने बताया था कि कैसे वो राजनीतिक विकास के चरण बताते हैं। तो इसका आंसर तो जो है वो डी हो जाएगा। इसके और ऑप्शन क्या हैं? जैसे पैरेटो का अभिजन का संचालन, राजनीतिक समाजीकरण यानी कि राजनीतिक संस्कृति में आगमन की प्रक्रिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे इसमें पैरेटो का पहला कॉन्सेप्ट दिया है अभिजन की संचालन, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की थ्योरी जो है वो पैरेटो से ही रिलेटेड है। ये है क्या? समाज में कुछ अभिजन जो होते हैं, एलिट यानी कि प्रभावशाली लोग शासन करते हैं और समाज के साथ पुराने अभिजन हटते जाते हैं और उनकी जगह फिर नए अभिजन आ जाते हैं, यानी कि ये सर्कुलेशन बना रहता है। इसी को हम लोग अभिजन की संचरणशीलता कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए तो करेक्ट है। इसके बाद लुसियन पाई है। लुसियन पाई राजनीतिक संस्कृति के आगमन क्रिया यानी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अर्थात वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति, लोकतंत्र, मतदान, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सीखता है। जैसे परिवार, स्कूल, मीडिया और समाज से बच्चा जो है वो राजनीतिक मूल्य सीखता है। पाई जो है वो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है, अधिकारी तंत्र या नौकरशाह, ये रिलेटेड है कानूनी एवं तार्किक अधिकरण से। किस प्रकार? ये कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया था और नौकरशाही को नियमों और कानूनों और योग्यता के आधार पे चलने का आधार बताया है। इसका अर्थ होता है कि नौकरशाही नियम और कानूनों और योग्यता के आधार पे चलती है, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा से। जैसे IAS अधिकारी नियमों के अनुसार काम करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो वेबर से रिलेटेड है। इसके बाद व्यवहारवादी, व्यवहारवादी में इंसान का व्यवहार अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर।
व्यवहारवादी केवल संविधान नहीं पढ़ते हैं, बल्कि लोग वास्तव में कैसे सोचते हैं, कैसे वोट देते हैं, यानी कि उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे चुनाव में लोग किस आधार पर वोट देते हैं। अगला ऑप्शन है सामान्य व्यवस्था, यानी कि समाज की एक बड़ी व्यवस्था, प्रशासन उसी का एक हिस्सा है। तो सामान्य व्यवस्था प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है, इसे सब सिस्टम कहते हैं। जैसे शरीर में हृदय एक अंग है, वैसे ही समाज में प्रशासन एक उपव्यवस्था है, यानी कि सब सिस्टम है। अगला है पर्यावरणीय, कृषि एवं उद्योग पर आधारित है। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। तो सही मिलान इस प्रकार है, बुल एच विकास की प्रणाली। इनका पूरा नाम हेडली बुल है और इसकी प्रणाली का कॉन्सेप्ट दिया है। बुल ने अंतर्राष्ट्रीय समाज, इंटरनेशनल सोसाइटी के विकास और राज्यों के बीच नियमों एवं व्यवस्थाओं पर बल दिया है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हेडली बुल से रिलेटेड है। इसके बाद है कैप्लान। मार्टिन कैप्लान ने प्रणाली सिद्धांत दिया है, सिस्टम थ्योरी दी है, और कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विभिन्न प्रणालियों के रूप में समझाया है, जैसे बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है। इसके बाद है फुकुयामा। फुकुयामा ने इतिहास के एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की है। जो शीत युद्ध के बाद फुकुयामा ने कहा कि उदार लोकतंत्र मानव शासन का अंतिम और सबसे सफल रूप है। इस विचार को द एंड ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से क्रांति आएगी और समाजवाद तथा अंत में साम्यवाद स्थापित होगा। इस प्रकार ये सही मिलान है। अगला प्रश्न भारतीय शासन एवं राजनीति से रिलेटेड है। राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है, तो इसका ऑप्शन 1951 की जन प्रतिनिधि धारा के अनुसार होता है। लेकिन इसका कानूनी आधार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A से रिलेटेड है। धारा 29A पार्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। RPA एक्ट 1951 जो कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है। इसका ऑप्शन जो है द्रमुक हो जाएगा, DMK, यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, ये इसका नाम है और ये यूपीए सरकार का भागीदार था। सबसे पहले इसकी यूपीए की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नीचे दी गई किस राज्य असेंबली का अवधि 6 साल की गई, तो ऑप्शन बी जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कार्यकाल अब 5 वर्ष है, पहले 6 वर्ष था। अगला प्रश्न है प्रबंध के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचती है। इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। किस प्रकार करता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला कथन है सत्य, क्योंकि जब प्रशासन में नौकरशाही और तकनीकी प्रक्रियाओं पर अत्यधिक जोर दिया जाता है तो जनता की भागीदारी और स्थानीय आवश्यकताएं और लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि एसर्शन सही है। रीजन दिया गया है कि इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर इनिशिएट बनी है, यानी कि पहल बनी है। ये भी कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक नौकरशाही के कारण निचले स्तर के अधिकारियों और स्थायी संस्थाओं की स्वतंत्र पहल एवं निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी कि हर निर्णय ऊपर से आने के कारण स्थानीय स्तर पर जो नवाचार है और उत्तरदायित्व जो है वो प्रभावित होता है। इसलिए निचले स्तर की पहल का समाप्त होना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इसलिए तर्क अभिकथन का सही कारण एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है इनको एक ऑर्डर में लिखना है। इसकी व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में होता है और संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा 1971 के समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट की गई थी 1975 में, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था 1977 में। ये आपको याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा 1971 के समय दिया गया और आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में। तो ये क्रम में लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या को आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही क्रम में लिखना है। मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ केस, AK गोपालन केस, संविधान की नवी सूची संबंधित केस। सबसे पहले NK गोपालन केस। NK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 में एक केस आता है और ये मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 21 से संबंधित था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रता से वंचित किया गया है तो वो वैध होगा। इस निर्णय में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की अलग अलग व्याख्या की थी और उसके बाद मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को और व्यापक किया गया। अगला है गोलकनाथ
बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और इसके बाद 24वें संविधान संशोधन 1971 लाकर संसद की संशोधन की शक्ति को स्पष्ट किया गया था। तो गोलकनाथ केस वो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है इससे संबंधित है और ये केस 1967 में आया था। तो पहला ऑप्शन मिनर्वा मिल्स कब आया? 1950 में। गोलकनाथ केस 1967 में। इसके बाद है मिनर्वा मिल केस, ये 1980 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, यानी कि सीमित है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच ये संतुलन का कार्य करता है। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक संतुलन आवश्यक होता है और न्यायालय ने कहा कि संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार याद रखें, मिनर्वा मिल्स जो कि मूल ढांचा और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की बात करता है। याद रखें कि मिनर्वा मिल्स मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन की बात करता है। तो मिनर्वा मिल्स कब आया? 1980 में। इसके बाद चौथा है संविधान की नवी अनुसूची से संबंधित मामला। ये IR कोहले बनाम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, 2007 में आता है। इसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा पूरी तरीके से बाहर है, यानी कि नवी अनुसूची में जो विषय रखे गए हैं क्या वो न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973, जो कि केशवानंद भारती निर्णय के बाद नवी अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे यदि वे मूल स्ट्रक्चर, यानी कि यदि वे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार सबसे पहले गोपालन केस 1950 में, इसके बाद गोलकनाथ केस 1967 में, एन गोपालन 1950 में। तो सबसे पहले मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आता है और एन गोपालन 1950 में। तो सबसे पहले थर्ड होगा, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद फर्स्ट और सबसे लास्ट में जो है, जो कि 2007 में केस आता है, इसलिए ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैंने आपको इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, इसको समझते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड जो है 1932 से रिलेटेड है। ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, पहला फैक्ट है। और इसमें विभिन्न समुदायों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इसी के विरोध में पूना पैक्ट आया था। इसके बाद है जेपी का बिहार आंदोलन 1974 में। 1974 में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में बिहार से एक छात्र आंदोलन शुरू होता है और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन के विरुद्ध संघर्ष था। यही आंदोलन आगे चल के टोटल रेवोल्यूशन का आधार बना और 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। अगला ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना। 25 जुलाई 1982 को ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति बनते हैं। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, ये आपको फैक्ट में लिख लेना है। और वाजपेयी की पहली बार प्रधानमंत्री बनना 1996 में। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उनकी पहली सरकार 13 दिन ही चल सकी क्योंकि लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार ये कुछ घटनाएं हैं और इनका वर्ष है, तो आप इसको याद रखेंगे किस वर्ष कौन सी घटना घटी है। अगला प्रश्न मैचिंग का है। एक तरफ थिंकर्स हैं और दूसरी तरफ इनकी किताबें हैं, तो जो सही व्याख्या है वो आपके सामने है। सबसे पहले रजनी कोठारी, इनकी किताब का नाम है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। ये पुस्तक रजनी कोठारी की है और इसमें भारतीय लोकतंत्र, राज्य की बढ़ती शक्ति और जन भागीदारी के संकट का विश्लेषण किया गया है। इसके बाद लॉयड और सूजन रुडोल्फ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट। इस पुस्तक में भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राज्य की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अहमदनगर किले की जेल में लिखी गई थी
और इसमें भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यह आत्मकथा है और गांधी जी ने अपने जीवन, सत्य, अहिंसा और नैतिक प्रयोगों का वर्णन किया है। इनको आप नोट अवश्य कर लें। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है। पद सोपान को मापन प्रक्रिया यानी कि स्केलर प्रोसेस किसने कहा है? तो इसका आंसर मूने और रिले हैं। मूने और रिले हैं। पद सोपान का अर्थ क्या होता है? यानी कि संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अधिकार और उत्तरदायित्वों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। मूने और रिले ने इस क्रमबद्ध व्यवस्था को सेक्युलर प्रोसेस कहा है। प्रत्येक कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है और आदेश और नियंत्रण एक स्पष्ट श्रृंखला के रूप में यानी कि चेन ऑफ कमांड बनी रहती है इस व्यवस्था में। इसलिए इसका ऑप्शन जो है मूने रिले है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए कौन से सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? अनौपचारिक वो संगठन जो इनफॉर्मल स्टडी करते हैं। मानव संबंध सिद्धांत जो है वो अनौपचारिक संगठन की बात करता है, वो इनफॉर्मल स्टडी की बात करता है। इनफॉर्मल क्या है? व्यवहार, यानी कि हमारी राजनीति को, पॉलिटिक्स को जो भी कारक प्रभावित करते हैं उन सारे कारकों का अध्ययन जो है वो पॉलिटिक्स में करते हैं, तब वो व्यवहारवादी पक्ष हो जाता है। यानी कि उसे हम लोग अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक अध्ययन कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए विद्वानों में कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? यानी कि प्राइवेट और पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग है। तो इसका आंसर जो है पॉल एच एपलेबी। पॉल एच एपलेबी का मत था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान नहीं है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य और उत्तरदायित्व और कार्यप्रणालियों में मूलभूत अंतर पाया जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि लोक प्रशासन जनता के हित, लोक कल्याण और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन यह मुख्यतः प्रॉफिट कमाने और निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन जनता और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन निजी प्रशासन अपने मालिकों और शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसर्शन दिया गया है, लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है। रीजन दिया गया है कि संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की एक विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है। एसर्शन सही है और रीजन भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। किस प्रकार? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिद्धांततः लोक प्रशासन पर नियंत्रण जो है विधायिका का होता है, लेकिन आधुनिक शासन में सरकार के कार्य अत्यधिक जटिल और विस्तृत हो गए हैं। परिणामस्वरूप प्रशासनिक निर्णयों और नियंत्रण का बड़ा भाग एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। इसलिए तर्क सही है। रीजन दिया गया है, संसद के सामने कानून निर्माण, बजट, प्रश्नकाल, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दे, अनेक कार्य होते हैं। इसलिए उनके पास प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय सरकारी विभाग के कार्य। रीजन दिया गया है कि संसद के सामने कानून निर्माण, बजट, प्रश्नकाल, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दे आदि पर अनेक कार्य करने होते हैं। इसलिए उनके पास प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय और सरकारी विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इसी कारण प्रशासन पर व्यवहारिक नियंत्रण का बड़ा हिस्सा कार्यपालिका निभाने लगती है। निष्कर्षतः तर्क स्पष्ट रूप से यह बताता है कि संसद के समयाभाव के कारण प्रशासनिक नियंत्रण धीरे धीरे कार्यपालिका की ओर एक ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित होता जा रहा है। इसलिए तर्क जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न एसर्शन के रूप में दिया है, सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने कर्मचारियों को इंडक्शंस, प्रारंभिक सेवाकालीन, इन सर्विस, विशेष प्रकार के प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि कर्मचारियों को बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाना। तो इसलिए तर्क बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया है? प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पॉजिटिव है, इसलिए तर्क सही है और ए की व्याख्या भी करता है। कुछ रिपोर्ट दी गई हैं लोक प्रशासन के विकास से संबंधित, उनको एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हनी रिपोर्ट है 1967 में। 1967 में जॉन सी हनी ने लोक प्रशासन शिक्षा की समीक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि लोक प्रशासन को केवल प्रशासनिक तकनीकों तक सीमित न रखकर सामाजिक समस्याओं और लोक हित से भी जोड़ा जाए। इसने नव लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि को तैयार किया है। इसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 में फिलाडेल्फिया, जो कि अमेरिका में है, लोक प्रशासन के विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें पारंपरिक लोक प्रशासन की सीमाओं पर चर्चा हुई और सम्मेलन में सामाजिक प्रासंगिकता, परिवर्तन और सामाजिक समानता पर बल दिया गया। यही विचार आगे चलकर नव लोक प्रशासन का आधार बना। इसके बाद टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में फ्रैंक मेरनी ने से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द इस पुस्तक में मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 के शोध पत्र और विचार संकलित किए गए। और सबसे लास्ट में मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस है, जो कि 1968 में हुई। डैट वाल्डो के नेतृत्व में अमेरिका के मिन्नोब्रुक में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। लोक प्रशासन को जनोन्मुखी, परिवर्तनकारी और सामाजिक न्याय आधारित बनाने पर बल दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको सही क्रम में लगाना है। नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर को नौकरशाही सिद्धांत का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रशासन को तर्कसंगत यानी कि रैशनल, नियम आधारित यानी कि रूल बेस्ड और दक्ष यानी कि एफिशिएंट बनाने पर ज़्यादा बल दिया था। इसके बाद ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत यानी कि मानव संबंध सिद्धांत, जो कि एल्टन मेयो का है। ये सिद्धांत हॉथॉर्न प्रयोग पर आधारित था। मेयो ने कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी कार्यकुशलता को प्रभावित करती हैं। इनका मुख्य विचार कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, टीम भावना, अच्छा नेतृत्व, औपचारिक संगठन को ज़्यादा महत्व देना। अगला है डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय निर्माण सिद्धांत, जो कि हर्बर्ट साइमन से रिलेटेड। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि प्रशासन का सार निर्णय लेना है। उन्होंने बाउंडेड रेशनैलिटी, सीमित विवेकशीलता का भी सिद्धांत दिया है। व्यक्ति पूर्ण जानकारी के अभाव में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि संतोषजनक निर्णय लेता है। और सबसे लास्ट में है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि नव लोक प्रबंधन। इसके प्रमुख प्रवर्तक जो हैं क्रिस्टोफर हुड थे। यह वर्ड जो है 1991 में लिया गया और इनका मुख्य विचार ये था कि सरकारी कार्यों में निजी क्षेत्रों की प्रबंध तकनीकों का उपयोग हो, रिजल्ट और परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बल दिया जाए। अगला प्रश्न मैचिंग का है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और उससे रिलेटेड थिंकर आपको मैच करना है। इसकी सही व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले स्पेन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, V.A. ग्रुकनॉस। स्केलर प्रोसेस की बात कौन करता है? मुने रिले, जो कि इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसके बाद आनुवंशिक सत्ता की बात मैक्स वेबर करते हैं और संगठन के 14 सिद्धांत, जो कि हेनरी फ्योल के हैं। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। ये वाक्य किसने कहा? आप ये समझिए कि लोक राज की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, स्वार्थ नहीं की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। ये कौन करेगा? ये वुड्रो विल्सन करेंगे, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की रचना रची। ये प्रसिद्ध कथन अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन जी का है, जिन्होंने 2 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के समय कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। ये विल्सन महोदय का ये मानना था कि विश्व में लोकतंत्र, शांति और आत्मनिर्णय को बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान युद्ध की बजाय सहयोग से हो। इसी सोच के आधार पर उन्होंने 14 सूत्री जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में हम लोग लीग ऑफ नेशन की स्थापना के समर्थन के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो वुड्रो विल्सन है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम एक ध्रुवीय संसार में हो गए हैं। यह विकल्प जो है वो शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद की स्थिति को दर्शा रहा है। एक ध्रुव कौन है? एक अमेरिका है, दूसरा ध्रुव सोवियत संघ है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। इसलिए विश्व व्यवस्था को यूनिपोलर वर्ल्ड कहा गया है, यानी कि एक ध्रुवीय, क्योंकि उस समय अमेरिका का राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव सबसे अधिक था। इस प्रकार इसका जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था। यह कथन जो है वो हेंस जे मॉर्गनथाउ का है, लेकिन इसको हम लोग समझते हैं क्यों।
मार्गन्थाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक यथार्थवादी विचारधारा का समर्थन किया है और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन, जो कि 1948 में लिखी गई, उसमें उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानव स्वभाव है, यानी कि ह्यूमन नेचर। मानव स्वभाव स्वार्थी माना है और वो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित और शक्ति को सर्वोपरि मानता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष, शक्ति संतुलन और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं। तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। पहला कथन है, विकासशील देश और अविकसित देशों में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, तकनीकी पिछड़ापन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। यानी कि इतनी प्रकार की असमानताओं से ग्रस्त है। इसलिए ये कहना सही होगा कि समकालीन विश्व में भारी असमानता है। तर्क क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा, स्वतंत्रता और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये वैश्विक शांति और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है, क्योंकि अविकसित देशों में असमानताओं का मुख्य कारण औपनिवेशिक विरासत, आर्थिक पिछड़ापन, असमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी और विकास की विषमता है। जबकि तर्क केवल ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुरक्षा, स्वतंत्रता और प्रगति के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये असमानताओं के कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनका सही क्रम लगाना है। नाटो की स्थापना 1949 में होती है। नैम की स्थापना 1961 में, जिसको हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं, इसकी स्थापना 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में होती है। सोवियत यूनियन कब टूटता है? 1991 में। और इसके बाद इंडियन ओशन रिम, इसकी स्थापना 1997 में होती है। तो ये क्रम है, आप डेट को अवश्य लिखें। अगला प्रश्न, घटनाओं का सही क्रम लगाना है। पहला है माई लाई जनसंहार, इसके बाद कैंप डेविड 1978, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के बीच में समझौता हुआ था मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को लेकर। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग G8 का शिखर सम्मेलन 1985 नहीं है, इसका करेक्ट जो है 2006 है। यानी कि 2006 में ये शिखर सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जुलाई 2006 में आयोजित हुआ था। इसके बाद इराक का कुवैत पर आक्रमण होगा और इसके बाद G8 पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन होगा। इसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, इसकी सही व्याख्या। भारत की विदेश नीति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है, रूस का संबंध पुतिन से है, पंचशील संबंध चीन से है, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। तो इस प्रकार आज हम सभी लोगों ने दिसंबर 2007 का पेपर कंप्लीट किया है और जो भी प्रश्न नोट करने लायक हैं उनको आप अवश्य नोट करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य करें, बार बार उसको देखें, बार बार याद करें और जो भी फैक्ट डाटा है उसको आपको नोट करना पड़ेगा, इसके बाद याद करना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए तो संभावना है कि 50% फैक्ट आपको याद हो जाएंगे।